फ्रेंड्स, इस समय जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 की नोटिसेज आ रही हैं और उन नोटिसेज के संबंध में एक बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है उन नोटिसों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक रहिएगा, जिससे हम लोग डिस्कस कर पाएँ और ये पता चल पाए कि इन नोटिसेज का सामना हमें कैसे करना है। जो हमारी आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, वो हमें कैसे लेनी है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिसको अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो जैसा कि आपने पाया होगा कि आज का जो एसएमटी 10 यानी अंडर सेक्शन 61 की नोटिसेज आ रही हैं, उनमें ज्यादातर में आपकी आईटीसी के संबंध में नोटिसेज होते हैं। और जो नोटिसेज में हमारी आईटीसी के क्लेम को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि जिससे भी आपने सप्लाई ली है, यानी जिस पार्टी से आपने परचेज लिया है, तो आपका वो सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस पाया गया या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल पाया गया। लिहाजा आपकी जो आईटीसी है, वो रोक दी जाती है और आपके ऊपर पेनाल्टी और ब्याज साथ में इम्पोज कर दिया जाता है। तो इस समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है उसके संबंध में। तो आइए देखते हैं इस जजमेंट में क्या बताया गया है। द petitioner being the registered taxable person RTP claimed credit of input tax against supply made from his supply। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एक सप्लायर से परचेज किया, सप्लाई ली और उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया। और ये टाइमिंग थी उसकी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 की, जिसके दौरान उसने परचेज की, एक डेबिट नोट इशू किया, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस किया और वो सारी चीजें जो पेमेंट की, वो की उसने थ्रू बैंक। तो जो परचेज किया उसका पेमेंट किया है बैंक अकाउंट के माध्यम से। उसके बावजूद भी उसके ऊपर जो प्रश्न उठाया गया वो क्या था। द केस ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट ऑन इंक्वायरी दे केम टू नो दैट द सप्लायर फ्रॉम whom द petitioner claimed to have purchased the goods in question are all fake and non-existent, and the bank accounts opened by the supplier is on the basis of fake documents। and तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जिस भी सप्लायर से आपने सप्लाई ली है वो क्या है, फेक है, नॉन एग्जिस्टिंग है। और उसने जो बैंक अकाउंट ओपन किया है वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ओपन किया है। तो ये इनका प्रश्न है और इसी आधार पर इनके द्वारा जो आईटीसी है वो रेस्ट्रिक्ट की जा रही है। The petitioner of input tax credit are not supported by any relevant documents. It is the further case of the respondent that the petitioner had not verified the genuineness and identify of the supplier whether the registered person, taxable person before entering into any transaction with the supplier। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो सप्लाई ली गई है वो सप्लायर नॉन एग्जिस्टिंग है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। It is the further case of the respondent that the registration of the supplier in question has already been cancelled with retrospective effect covering the transactions period of the petition। यानी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया और कैंसिल कैसे किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, तो जिस समय उसने सप्लाई ली होती है उस समय तो वो व्यापारी रजिस्टर्ड शो हो रहा होता है और रजिस्टर्ड व्यापारी चेक करने का जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम जीएसटीएन नंबर पोर्टल पर डाल करके चेक करते हैं कि वो व्यापारी रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिव है या नहीं, सस्पेंडेड या कैंसिल तो नहीं कर दिया गया है। ये सारी चीजें हम वहां पर चेक करते हैं। तो उस समय जब हमने सप्लाई ली होती है उस समय वो तो एक्टिव डीलर शो हो रहा होता है और हम उससे सप्लाई ले लेते हैं। लेकिन जब आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल करेंगे तो हमारी मिस्टेक कहां पर है,
आइए आगे इसी चीज को और डिस्कस करते हैं। द petitioner has filed supplementary affidavit by enclosing tax invoice cum चालान dated 12 नवंबर 2018। अब उसने क्या-क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं? इनवॉइस दी, इसके बाद डेबिट नोट डेटेड 12 नवंबर 2018, ई-वे बिल डेटेड 12 नवंबर 2018, ट्रांसपोर्टेशन बिल डेटेड 12 नवंबर 2018 and statement of bank account of HDFC Bank of the petitioner showing a transaction made by the petitioner in favor of the supplier। तो सप्लायर से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लिया, हमने सप्लाई ली, सारी चीजें हम प्रूव कर रहे हैं और जो हमने उसका पेमेंट किया वो बैंक अकाउंट के माध्यम से किया। तो सारी चीजें जो हमारे द्वारा शो की जा रही हैं, फिर भी हमको उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। अब यहाँ पर इन्होंने एक रेफरेंस दिया जजमेंट का, जो कि है मैसर्स एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो डिस्कशन में बात आई वो ये आई, द मेन कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर दैट द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन आर जेन्युइन and valid and relying upon all the supporting relevant documents required under law। तो जो विधि अनुसार उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए, जो कि जेन्युइन थे और जिनके ऊपर उनको रिलाई करना चाहिए। The petitioner with due diligence verified the genuineness and identity of the supplier and name of the supplier and registered taxable person was available at the government portal, showing its registration as valid and existing at the time of transaction। तो जिस समय ट्रांजेक्शन किया गया था उस समय गवर्नमेंट के पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन वैलिड और एग्जिस्टिंग दिखाई दे रहा था, यानी हमारे पास जो चेक करने का ऑप्शन है वहां से हमने चेक किया और पोजीशन ये थी कि वो वैलिड था रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग। इसके उपरांत कोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने ये माना, दिस कोर्ट फाइंड्स दैट विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वाज एनी फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ द पिटीशन। कि जब तक आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन ना किया हो तब तक आप ये बात नहीं कह सकते। In compliance of any obligation required under the statute before entering into the transaction in question। तो किसी भी ट्रांजैक्शन पर क्वेश्चन उठाने से पहले हमें ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसकी ट्रांजैक्शन को फेक या नॉन एग्जिस्टिंग कहना चाहिए। इन व्यू ऑफ द एवर the impugned orders are set aside। The respondent number 1 is directed to consider the grievance of the petitioner afresh by taking into consideration of the documents which the petitioner intends to rely in support of his claim। तो कोर्ट ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स की आप जांच करिए और जांच करने के बाद उनको प्रॉपर बेनिफिट दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिना प्रॉपर तरीके से उसकी जांच किए उसके आईटीसी को रोक दिया जाए। तो ये आपके फेवर में कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट किया है, जिसका लाभ हम अपने नोटिसेस में ले सकते हैं। थैंक यू।